नमस्कार। अस्त्र स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अस्त्र स्टूडियो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जो कि पूना बेस्ड एक संस्था है, और देश विदेश में अस्त्र स्टूडियो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के स्टूडेंट्स हैं हमारे। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग कोर्सेज की केवल कंसल्टेंसी ही नहीं, तो हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। क्या आप लोगों का आवाज आ रही है मेरी? आप जी लोगों का सर, आ आवाज रही आ है। रही है? आ रही है सर। जी। ओके सर। जी। तो हम लोग अभी ज्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। बस आपको ये बता के रखूंगा, आप लोग चैनल के अंदर बने रहिए, क्योंकि इस साल ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कई अलग अलग कोर्सेज जो है हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, और अलग अलग वेबिनार्स हम लोग लेने वाले हैं। और आज के हमारे कोच है एस शौनक सर, जिनका हम लोग सभी स्वागत करते हैं। और अब मैं हैंड ओवर करता हूँ शौनक सर को, जो आपको बीएनएन अर्थात भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के बारे में आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर। शौनक सर, प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको और राखी मैम को बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म के लिए, और आज ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि इसको हम ना बहुत ही इंटरैक्टिव रखेंगे। ठीक है, इस सेशन को। और ये बहुत ही अच्छा होगा सभी के लर्निंग के लिए कि आप सभी हो सके तो इंटरैक्ट करिए। ठीक है। और अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। कैमरा ऑन रख सकते हैं आप। कैमरा ऑन रखना बहुत ही अच्छी बात है वैसे। मैं आगे बताऊंगा क्यों। फिर है ना, कुछ सवाल पूछूं तो आप जवाब दीजिए, आप सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा। तो ये बहुत अच्छे से होगा लर्निंग, ये ऐसे ही हमारी अच्छी रहेगी। तो ठीक है, क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी एक बार आंखें बंद कर लेते हैं, 3 गहरी सांसें लेते हैं, और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव और हमारे गुरुओं को याद कर लेते हैं एक बार। अ, तो आप सभी में से कौन कौन है जो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं जानता, या एकदम ही शुरुआत है एस्ट्रोलॉजी जानने की, समझने की? कितने लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी ना के बराबर आता हो या बिल्कुल नहीं आता हो? आप या तो हैंड रेज कर सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल ऑडियो ऑन करके। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके। मनीषा मैम ने शायद हाथ ऊपर किया तो मैंने देखा। काजल जी, लीला जी, पूनम जी, आप भी अगर कैमरा ऑन कर सके या बोल सके तो बढ़िया होगा। जी सर, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, ठीक है। लीला जी, पूनम जी, मंथन जी। सर मुझे भी है, नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की। सॉरी, आपने क्या कहा? नॉलेज है? मुझे भी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, नॉलेज है, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैं जो हूँ, मैं भृगुनंदी नाड़ी या बीएनएन जिसे कहते हैं, उस फील्ड या उस कहते हैं कि टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी ट्रेनिंग उसी में रही है। और जैसे कि वैदिक ज्योतिष जो होता है, सब जानते ही है कि एक होता है वेस्टर्न ज्योतिष और एक होता है वैदिक ज्योतिष, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हजारों सालों पुरानी एक कह सकते हैं कि साइंस है ना, हमारे शास्त्र है ज्योतिष के। तो वैदिक ज्योतिष एक तरह से सभी तरह की ज्योतिष की एक तरह से मदर तो है ही। ठीक है, वो माता है, उसी से सब चीजें निकली है ना। चाहे कहे हम पारमिस्ट्री कहे, चाहे होरा शास्त्र कहे, चाहे जैमिनी शास्त्र, केपी एस्ट्रोलॉजी कहे, चाहे फेस रीडिंग कहे, चाहे लाल किताब हो,
और ये जैसे भृगुनंदी नाड़ी है ना। ये भृगुनंदी नाड़ी बस एक ऐसा फॉर्मेट है या ऐसा एस्ट्रोलॉजी की ऐसी पद्धति है जो कि साउथ इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंट है। साउथ इंडिया के मंदिरों में आप देखेंगे बहुत ही पुराने जो परंपराएं चली आ रही है मंदिरों में, कि वहां पे एक जो कहते हैं ना कि पाम लीव्स पे या पेड़ की पत्तियों पे लिखे हुए हजारों वर्ष पुराने भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब के प्रेडिक्शंस होते हैं। जैसे कि उसमें से फिर वहाँ के मंदिर के पुजारी या जो पंडित होते हैं या ज्योतिष होते हैं, वो फिर सवाल पूछ पूछ के वो डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या वो ये कंक्लूजन पर आने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कौन सी वाली पत्री है ना। और फिर उसके बेसिस पे वो आपकी पूरी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता देते हैं। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ भृगु नाड़ी। नाड़ी में भी बहुत अलग अलग तरह के कह सकते हैं कि पाथ है या वेज है ऑफ डूइंग इट। तो वैसे ही ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीका है जो कि नॉर्थ में भी और पूरी दुनिया में फेमस हुआ है, भृगुनंदी नाड़ी का। और उसमें हम वो मंदिरों के पाम लीव्स का ट्रेडिशन तो नहीं फॉलो करते साउथ इंडिया के, लेकिन हम इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से प्लैनेट्स और D1 चार्ट को लेके हम प्रिडिक्शन करते हैं। D1 चार्ट आपने सुना होगा कि जैसे होरा शास्त्र में बहुत तरह के बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, कुंडलियां होती है। जैसे D1 हो गया बर्थ चार्ट या लग्न चार्ट जो सुना होगा आपने। फिर हो गया D9 हो गया, D10 हो गया, ये सारे अलग अलग प्रकार के चार्ट्स होते हैं। जो करियर के लिए कोई और चार्ट, शादी के लिए कोई और चार्ट, ये सारे अलग अलग चार्ट होते हैं। पर सबसे पहले तो पहली चीज ये है भृगुनंदी नाड़ी की, कि इसमें सिर्फ एक D1 चार्ट का प्रयोग होता है। और सिर्फ D1 चार्ट के जरिए ही लाइफ के सभी चीजों का हल, सभी चीजों के जवाब, सभी चीजों के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रेडिक्शंस यहाँ से हो सकते हैं। और D1 चार्ट की अब बात करें हम, तो उसमें भी ये जो हम कोर्स लाने की बात कर रहे हैं या मैं जो पढ़ाऊंगा आज और आगे के कोर्सेज में, तो उसमें ये है कि हम सिर्फ प्लैनेट्स को लेकर के प्रेडिक्शंस करेंगे। प्लैनेट्स को लेकर के हम किसी जातक का या किसी नेटिव का जिसका चार्ट है उसके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश कर सकते हैं। सब कुछ पता चल सकता है, ठीक है। तो इसमें ये एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी का मेथड है जिसमें हमें राशि की कोई जरूरत नहीं है, हमें नक्षत्र की कोई जरूरत नहीं है, और हमें दशाओं की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें दशा नहीं देखनी, दशा समझने की कोई जरूरत नहीं, कौन से ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारे सब्जेक्ट हमारे में आते ही नहीं है, ठीक है। हमें एक नक्षत्र समझने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र कौन सा है, ये सब समझने की जरूरत ही नहीं है। हमें राशियों तक जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें कौन सी राशि का लग्न है, ये सब ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एब्सोल्युटली भृगुनंदी नाड़ी कहता है कि ये है ही नहीं, ये गलत है। ये बात नहीं है, वो ऑब्वियसली है। वो चीजें एग्जिस्ट करती है चार्ट के अंदर, D1 चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर। पर हम सबसे पहले तो उसके बिना ही प्रिडिक्शंस कर लेंगे सारे के सारे, सिर्फ ग्रहों को देख के। ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों की सिचुएशन, ग्रहों की लोकेशन क्या है, ग्रहों के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, ये सारी चीजों से ही बहुत कुछ प्रेडिक्ट हो सकता है। तो भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसा साइंस है या एक ऐसी पद्धति है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मॉडर्न डे के लिए ना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और आजकल इसका प्रयोग इसीलिए बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा डीप एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा अच्छे से, सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्योतिष में तो ये है कि जितनी कुंडलियां पढ़ेंगे तभी जाके आगे इसका प्रयोग अच्छे से होगा या प्रेडिक्शंस अच्छे से होंगे, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस की ही नहीं या थियोरिटिकल नॉलेज की ही नहीं बात है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात होती है। इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत साधना की बात होती है ना। हम किस तरह से पत्री को कनेक्ट कर सकते हैं, सामने वाले जातक के साथ कनेक्ट करते हैं, हम किस तरह से पत्री की एनर्जी को समझते हैं, है ना। वो सारी चीजें तो जो है वो पढ़ाई और प्रैक्टिस और साधना से ही आएगी। तो अब मैं एक ना स्क्रीन शेयर करके शुरुआत करता हूँ समझने की कि एक बर्थ चार्ट कैसे बनता है। एक मिनट।
क्या आपको ये स्क्रीन दिख रही है व्हाइट बोर्ड वाली? जी सर। ओके, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए आज समझिए कि मैं जहां पर हूँ वहां पर बगल में एक हॉस्पिटल है, वहां पर किसी का जन्म हुआ, ठीक है। तो समझिए कि ये व्यक्ति का इस लोकेशन पे, मैं अभी फिलहाल लंदन में हूँ, तो लंदन में इस लोकेशन पे इस हॉस्पिटल में किसी का जन्म हुआ। ये पृथ्वी पर है ना। तो इस लोकेशन पे जो अभी टाइम है 13:50 का, मतलब दोपहर के 2 बज के बजने से 2:10 पहले का टाइम है, ठीक है। तो लगभग 2 बजे जिसका जन्म हुआ है अभी, अ, इस दिन पे सैटरडे, तारीख कौन सी है, 7 मार्च, है ना। और इस लोकेशन पे, तो सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है बर्थ चार्ट के लिए कि हमें किसी भी व्यक्ति का लोकेशन पता हो कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन, सिटी लेवल पे, ठीक है। कि कम से कम शहर पता हो कि भाई कौन से शहर में हुआ है, ठीक है। फिर पता हो कि भाई कौन सी तारीख को हुआ है, कौन से मंथ, कौन से साल में, डेट, ये तो बेसिक है। फिर ये पता होना चाहिए कि भाई कितने बजे हुआ है ना। तो अभी हम पकड़ ले कि दोपहर के 1:50 पे जन्म हुआ यहाँ के लंदन शहर में, और आज की डेट पे, ठीक है। तो इस लोकेशन पे, है ना, वो यहाँ पे जन्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ईस्ट में अगर देखे वो, तो ईस्ट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर खड़े रहेंगे तो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में दिखेगा, एक हद तक ही दिखेगा, है ना। आसमान जो हम देखेंगे तो एक लिमिट है उसकी दिखने की, है ना। तो ईस्ट में एक लास्ट दिखेगा, और वेस्ट में एक लास्ट दिखेगा, नॉर्थ में एक लास्ट पॉइंट होगा जहां तक दिखेगा, साउथ में एक लास्ट पॉइंट होगा जहां तक दिखेगा, है ना। तो ईस्ट में जब हम देखते हैं तो वहां पे जो अ, आसमान होती है ना, वहां पे आसमान में जो ग्रह है वो हो गया, हो गया बेसिकली उस व्यक्ति के चार्ट का लग्न में ग्रह, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये एक एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब ये ईस्ट में, यहां से अगर हम देखें तो 30-30 डिग्री के डिविजन्स होंगे, ठीक है। 30 डिग्री के डिविजन्स होंगे, 30 डिग्री के, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये भी 30 है, ठीक है। ये सारे 30 डिग्री के हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। नीचे ऐसे ही 6 आएंगे, ठीक है, 30-30 डिग्री के। तो ये वाला जो ईस्ट में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ईस्ट में जो 30 डिग्री का जो पोर्शन है आसमान का, है ना, अगर इसको हम ले ले कि ये स्काई है, ठीक है। तो आसमान का 30 डिग्री का पोर्शन है जो है, वो हो गया फर्स्ट हाउस, ठीक है। ये हो गया सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एथ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ जो मैंने कहा ना, जो नीचे है, ये जमीन है। यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये पृथ्वी की जमीन है, धरती है। तो इसके नीचे, मतलब इसके नीचे नहीं है, मतलब कि जो अर्थ है ना फिलहाल, है ना, अगर यहाँ पे लंदन में ये खड़ा है, तो ये यहाँ जैसे कि अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउस बने, तो ये सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ हाउस जो है ना यहाँ पे होंगे, मतलब कि पृथ्वी के दूसरे हिस्से में दिख रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पे पहला कहते हैं कि पहले घर में कुछ ग्रह होंगे, यहाँ पे कुछ ग्रह होंगे। तो यहाँ पे भी तो कोई ग्रह हो सकते हैं ना, पृथ्वी के इर्द गिर्द तो सारे ग्रह होते हैं ना। कोई ग्रह यहाँ पे होगा, कोई ग्रह यहाँ पे होगा, तो वो दूसरे हिस्से से दिखेगा, है ना। तो बेसिकली उसी तरह से अपना चार्ट बन जाता है। अब इसी चीज को जब इस इंसान का, इस व्यक्ति का जन्म हुआ, अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि 1:50 को हुआ जन्म, तो उस वक्त पे ये जो आसमान में सारे प्लैनेट्स जो होंगे ना, या ये 12 भाग जो है,
उसका एक स्क्रीनशॉट आ जाता है एक तरह से। ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट को हम पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे और पेपर पे कैसे देखेंगे, वो हमारा बन जाता है बर्थ चार्ट, या D1 चार्ट, या लग्न चार्ट। ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, कि लग्न चार्ट कैसा दिखता है ना। तो ये हो गया हमारा लग्न चार्ट, या D1 चार्ट, या बर्थ चार्ट जिसे हम कहते हैं, या कुंडली। ये हो गई कुंडली हमारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली। ठीक है। ऐसे और भी दो अलग स्टाइल्स है कुंडली ड्रॉ करने के, पर बेसिकली इसमें कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इसमें जो आसमान में, जो जैसे मैंने कहा ना कि आसमान में कौन कौन से ग्रह किस जगह पर है, उसी जगह पर उसी डिग्री के ग्रह ये हमारे कुंडली में आ जाएंगे, और हम उसको किस तरह ड्रॉ करते हैं बस उसमें डिफरेंस है। ये हम नॉर्थ इंडियन कुंडली प्रेफर करते हैं, और हम उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब वैसे मैंने कहा था ना, ईस्टर्न पार्ट जो था सबसे, है ना, ईस्ट में सबसे पहला जो 30 डिग्री का पोर्शन था, वो हो गया ये। तो ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये हो गया सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस। ठीक है। तो ये सारे 30-30 डिग्री के हाउसेस है, या 30-30 डिग्री के भाव है, या घर है। ठीक है। हिंदी में भाव या घर कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये सारे कुंडली के अलग अलग भाव है, ये इंसान के। जी दीपक सर, आप कुछ कहना चाहते सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। अगर हैं? आप में से किसी को भी कहीं पे भी कोई चीज अगर समझने में कहीं पे तकलीफ हो रही हो, तो आप लोग हाथ रेस करके सर से इमीडिएट बात कर सकते हो, बिल्कुल डरिए मत। सर बहुत आसान तरीके से आपको बीएनएन के बारे में समझा रहे हैं। कंटिन्यू करिए सर। जी जी, थैंक यू। तो बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप कैमरा ऑन रखिए, आप माइक ऑन रखिए, बिल्कुल बेझिझक आप कोई भी सवाल पूछिए, कहीं भी आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, या रोक के कुछ अगर बात करनी हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर था, या कोई डाउट था, या किसी जगह समझ नहीं आया कुछ, या मैं वापस ऐड करूँ डिटेल्स? जी सर, सब क्लियर हो गया। क्लियर है जी। थैंक यू। तो ठीक है, ये हो गए 12 भाव कुंडली के। ठीक है, 30-30 डिग्री के हैं। तो ये 30 डिग्री जो अब जैसे मैंने कहा ना, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो ये पहला भाव था, है ना। तो यहाँ ईस्ट की शुरुआत होती है, यहाँ सूरज उगता है ना। तो ये हो गया, यहाँ से 0 डिग्री की शुरुआत करेंगे हम, और यहाँ 30 डिग्री खत्म होंगे इस घर के, है ना। फिर ये घर के 0 डिग्री से शुरुआत होके यहाँ 30 डिग्री पे खत्म होगा घर, है ना। फिर इसी तरह ये घर भी 0 डिग्री से शुरू होके 30 डिग्री पे खत्म होगा, है ना। वैसे ही फिर फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, ऐसे करके हर एक भाव के 30 डिग्री होंगे। ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे ना, और उसमें आप कोई अपनी बर्थ डिटेल्स डालेंगे, या किसी की भी बर्थ डिटेल्स डालेंगे, तो आपको एक कुंडली मिलेगी जो ऐसे दिखेगी, है ना। अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल की कुंडली होगी तो उसमें पहले घर में ऐसे आपको सारे ना ग्रह कहीं ना कहीं होंगे, है ना, आपकी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में। तो सपोज करिए कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे अगर समझिए कि मून है ना, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे अगर सैटर्न है ना, अगर यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे अगर वीनस है, मार्स, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बस कुंडली का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 3 4 5 6 7 हो गए। राहु हो गया यहाँ पे। ठीक है। फिर शनि, मंगल, मून हो गया। अ, कौन सा ग्रह बच गया? अ, कोई आइडिया किसी को, कौन सा ग्रह बच गया? जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर वीनस। हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। तो ये प्लेसमेंट आपको हर किसी के चार्ट में दिखेगा, ये 9 प्लैनेट्स दिखेंगे। ठीक है। प्लेसमेंट चाहे इन प्लैनेट्स की कहीं भी हो। ठीक है। तो इन प्लैनेट्स के साथ अब आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे शायद कोई डिग्री लिखी होगी, जैसे 20 डिग्री अगर लिखी है, 11 डिग्री लिखी है, 11 डिग्री और 38 मिनट अगर लिखा है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो उसका मतलब ये है कि आप समझ गए कि 0 डिग्री से 30 डिग्री है, तो मून इस घर में 11वें डिग्री पे खड़ा है।
ये 20 डिग्री पे खड़ा है पहले घर में, तो इसका मतलब कि यहाँ जो 30 डिग्री का अंतर है ना ईस्ट में, उसमें सन यहाँ पे है। ठीक है। पर अगर आप देखें तो मैंने कहा कि अब 1:50 को इनका जन्म हुआ है, तो आइडियली ये फिर सूर्य कहाँ होंगे? 1:50 की दोपहर को किसी भी शहर में दुनिया के। 10th हाउस में। जी। 10वें घर में। 10वें घर में? नहीं, आप ये बताइए कि अभी एक दोपहर के 1 बजे सूर्य कहाँ होंगे आसमान में? एकदम ऊपर। एकदम ऊपर, है ना? तो उस हिसाब से फिर उसकी प्लेसमेंट होगी, उसकी डिग्री उस हिसाब से होगी। ठीक है। इस बर्थ चार्ट में। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि ये सारे ग्रह जो है बेसिकली आसमान में जिस डिग्री पे है, उस डिग्री और उस घर के हिसाब से ये इनकी प्लेसमेंट होगी हर एक में। अच्छा, आप ये बताइए कि अब राहु और केतु जो है, मैंने केतु यहाँ रखा और राहु मैंने इसको यहाँ पे ही रखा। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। ठीक है। इसका क्या रीजन है कि राहु और केतु जो है ना, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहते हैं, ऑपोजिट घर में ही रहेंगे। ठीक है। ये एक एक्सिस की तरह है, और एक्सिस के दो नोड्स की तरह है राहु और केतु। ठीक है। तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट या 180 डिग्रीज पे ही रहेंगे। जैसे कि अब केतु सपोज अगर पहले घर में होता ना, तो राहु आ जाता 7th हाउस में। ठीक है। अगर राहु फर्स्ट हाउस में होता तो केतु आ जाता 7th हाउस में। ठीक है। अगर केतु यहाँ है तो राहु हो जाएगा 6th हाउस में। ठीक है। तो ऐसे रहेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, इस पे हम थोड़ा देखते हैं। समझिए कि ये अर्थ है। ठीक है। ये उसके, सॉरी, ये उसके इर्द गिर्द घूमने वाला ये मून है। ठीक है। अब ये हो गया मून की ऑर्बिट, है ना? मून इस ऑर्बिट में अर्थ अर्थ के या पृथ्वी के इर्द गिर्द इस तरह घूमेगा। ठीक है। अब पृथ्वी भी तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है ना, उसका भी एक ऑर्बिट है। ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी की ऑर्बिट। पृथ्वी इस ऑर्बिट में घूमती है। अब ये जो मून की ऑर्बिट है, और ये जो सूर्य की पृथ्वी की ऑर्बिट है सूर्य के इर्द गिर्द, इनमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना, एक तरह से मतलब कि जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये कट होता है या काटता है, मतलब कि देखिए, मून तो इसी तरह घूमेगा अर्थ के इर्द गिर्द। ठीक है। बट ये इसका ये भी जिस दिशा में जा रहा है ना पृथ्वी, अब उस दिशा का भी ये जो ऑर्बिट बनता है, उस ऑर्बिट को जो काटने वाले पॉइंट होते हैं ना, वो होते हैं राहु और केतु। ये इसमें थोड़े एंगल गलत हो गया, लेकिन एंगल हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है। मतलब कि 180 डिग्री पे ही रहेगा ये पॉइंट। ठीक है। ये जो मून की ऑर्बिट है, ठीक है, वो राहु और, सॉरी ये पेन की थोड़ी दिक्कत है, और केतु, ये हो गया राहु और केतु। ठीक है। तो ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि ये दो पॉइंट्स है, इसलिए ये एक साथ ही घूमते हैं। ठीक है। अब हम फिर से एक बार बर्थ चार्ट पे जाते हैं। ठीक है। हम अगर बर्थ चार्ट में देखें तो हाँ, अब जैसे हर एक ग्रह है ना, जो 7 ग्रह है, ठीक है, हमारे दूसरे राहु केतु के अलावा के, तो वो एक डिग्री एक दिशा में जाते हैं। ठीक है। सूर्य यहाँ है तो उसके बाद वो यहाँ जाएगा दूसरे घर में, उसके बाद तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर। तो ऐसे ये डायरेक्शन में जाएंगे सारे प्लैनेट्स। मून भी है वो ये डायरेक्शन में जाएगा, सैटर्न भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, चौथे के बाद पांचवें में, पांचवें के बाद छठे में, छठे के बाद सातवें में। लेकिन सारे ग्रहों की ना एक अपनी अपनी स्पीड होती है। ठीक है। शनि जो है वो हर 2.5 साल बाद घर बदलता है। ठीक है। तो 2.5 साल वो 4th हाउस में ही रहेगा। 2.5 साल माने क्या? 0 डिग्री से 30 डिग्री है ये घर, है ना?
और ये शनि समझिए कि 15 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये कितने साल बाद पांचवें घर में पहुंचेगा? तकरीबन 1 साल, 1.5 साल के थोड़ा आसपास है ना, क्योंकि 2.5 साल, 1.25 साल है ना, क्योंकि और 1.25 साल बाद तो 1.25 साल में अगर 15 डिग्री की कंप्लीट की, तो बाकी 1.25 साल में और 15 डिग्री कंप्लीट करके वो नेक्स्ट हाउस में पहुंच जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे जुपिटर की स्पीड अगर हम कहें तो वो 1 साल में घर बदलते हैं, है ना, हर 1 साल में। तो यहाँ पे अगर 10 डिग्री के है जुपिटर, तो बची 20 डिग्री, मतलब कि समझिए कि 9 महीने में वो घर बदल देंगे, और है ना। वैसे ही जो चंद्र जो है वो है हर 2.5 दिन में घर बदलते हैं, ठीक है। तो 2.5 दिन में ही वो थर्ड हाउस में आ जाएंगे, ठीक है। अभी 11 डिग्री है, तो वो 2.5 दिन में शायद लगभग 2 दिन के आसपास में थर्ड हाउस में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही राहु केतु जो है, ये ना ऐसे नहीं चलते, वो उल्टे चलते हैं हमेशा। तो अगर सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक आपको स्टार दिखेगा राहु केतु पे, स्टार होगा या लाल कलर से लिखा होगा या कहीं पे ब्रैकेट्स में होगा, या तो किसी सॉफ्टवेयर में होगा कि कुछ ऊपर आर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब वो रेट्रोग्रेड, ठीक है, रेट्रो, ठीक है, रेट्रो या रेट्रोग्रेड। तो ये रेट्रोग्रेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि ये उल्टे चलते हैं कुंडली में, है ना। अब उल्टे चलने का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि कोई भी ग्रह का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा अ, समझिए कि यहाँ पे मर्क्यूरी है, ठीक है। और ये समझिए कि हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट है ना, ये हमारी अर्थ है ना। तो आप ये समझिए कि अर्थ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, घूम रहा है सूर्य के इर्द गिर्द, है ना। मर्क्यूरी भी ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट मर्क्यूरी और अर्थ की स्पीड अपनी अपनी अलग है ना। मर्क्यूरी अर्थ से फास्ट जाता है, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, सपोज कि करिए कि भाई 2 महीने में यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। पर पृथ्वी 2 महीने में तो यहीं पर है, ठीक है। अब और 2 महीने में यहाँ पहुंच जाएगी, और 2 महीने यहाँ पहुंच जाएगी, पर पृथ्वी अभी तक यहीं पे पहुंचेगी कब तक, और 4 महीने में भी, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि पृथ्वी पे खड़े खड़े हमें दिख रहा है कि भाई मर्क्यूरी इस दिशा में जा रहा है, पर जब मर्क्यूरी यहाँ पहुंच जाएगी ना, तब हमें पृथ्वी से दिखेगा अरे ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है, अब ये तो इस तरफ जा रहा है ना। तो ये वो सीधा ही जा रहा है, और पृथ्वी भी हमारी सीधी चल रही है ना। कोई उल्टा तो चलता नहीं है। ग्रह ग्रह हमें एक अपना पाथ ही फॉलो करता है, अपना एक डायरेक्शन ही फॉलो करता है। लेकिन हमें क्या नजर आता है, हमें इल्यूजन क्या होता है कि ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट, या प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन, ठीक है। वैसे ही जो जुपिटर भी होगा वो अर्थ के पीछे है, लेकिन ये प्रतीत तो हो सकता है ना कि अगर पृथ्वी यहाँ से यहाँ जा रही है लेकिन जुपिटर स्लो है, तो वो तो अभी तक वहीं पे है। तो पृथ्वी से हमें ऐसा दिखेगा कि भाई ये तो हमसे उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रेट्रोग्रेडिंग। तो आप देखेंगे कि किसी न हर किसी की कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का भी होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी की कुंडली में अगर आप देखेंगे, तो राहु केतु में तो जो स्टार या आर या ऐसा कुछ होगा, या चाहे नहीं भी होगा, क्योंकि राहु केतु बाय डिफॉल्ट रेट्रोग्रेड होते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर कोई बाकी के 7 ग्रहों में से कोई रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर तो आपको डेफिनेटली स्टार या आर करके लिखा होगा, या तो ब्रैकेट्स में होंगे, या तो लाल कलर का होगा, या तो डॉट होगा। ऐसा कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगा रेट्रोग्रेड का, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं कुंडली, तो उसमें आपको और एक चीज दिखेगी, सी लिखा होगा या कोई और सिंबल होगा जिसको बोलते हैं कम्बस्ट, ठीक है। तो कम्बस्ट करके भी एक कंसेप्ट है, जिसमें बेसिकली जो कोई ग्रह अगर क्या कहते हैं, सूर्य के साथ बैठा है ना किसी घर में, या सूर्य के डिग्री वाइज एकदम नजदीक है, तो वो कम्बस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम इतना सा बस समझ के छोड़ देंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में हम जिस तरह सीखने वाले हैं भृगुनंदी नाड़ी, उसमें हम कम्बस्ट यूज नहीं करते। हम किसी प्लैनेट को कम्बस्ट नहीं मानते, ठीक है। हमारी अलग अपनी अपनी टेक्निक्स है चीजों को समझने की, चीजों को इंटरप्रेट करने की और प्रिडिक्शंस करने की। उसमें हम रेट्रोग्रेड को मानते हैं, हम राहु केतु को डेफिनेटली मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं, इन 7 ग्रहों को, डिग्रीज को मानते हैं, बर्थ चार्ट को मानते हैं, 12 भाव को मानते हैं, ठीक है। पर
हम कंबस्ट को नहीं मानेंगे, कंबस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। हम उन चीजों पे और डिटेल में आगे के क्लासेस में आएंगे। फिर हम, जैसे मैंने कहा, राशियों को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर में देखें तो यहाँ पे ना, मैं बस जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे हर किसी की कुंडली में 1 नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है। किसी कुंडली में 2 नंबर यहाँ पे दिखेगा, किसी के नंबर में कुंडली में 12 दिखेगा, 11 दिखेगा, 5 दिखेगा। तो वो लेकिन सीक्वेंस फॉलो करेगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा 12वें घर में। लेकिन वो राशि हो गई। ठीक है। वो हो गई कि ये 5 नंबर मतलब कि सिंह राशि की कुंडली। 12 नंबर मतलब कि अ, अगर लग्न में 12 नंबर है तो उसका मतलब मीन राशि की कुंडली। पर हम यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर, 2 नंबर ऐसे ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम भृगुनंदी नाड़ी में राशि नहीं देख रहे। तो ये हो गई काल पुरुष की कुंडली। ठीक है। जो कुंडली में लग्न में 1 से शुरू हो रहा हो ना, या मेष राशि से, उसको हम काल पुरुष की कुंडली समझ लेंगे। और काल पुरुष माने कि सबसे जो पहला पुरुष था, या तो हमारे आदि नारायण, उनको हम कंसिडर करेंगे कि भाई ये उनकी कुंडली है। और उस हिसाब से हम समझेंगे कि ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। इस तरह से हम इसके आगे सीखेंगे और प्रेडिक्शंस करेंगे। ठीक है। अ, अब सिंस मैंने ग्रहों के घर के बारे में थोड़ा बता ही दिया है कि ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, और ये काल पुरुष के बारे में हमने मेंशन कर दिया है। तो काल पुरुष माने क्या है कि ये जो कुंडली है ना, इसमें भी एक हमारे काल पुरुष का या हमारे विष्णु का वास है। ठीक है। तो वो ना क्या बताता है कि पहले घर में क्या होता है कि अब काल पुरुष जो है, तो वो एक भगवान का, या कहे कि व्यक्ति का एक शरीर ही है ना। ठीक है। तो वो शरीर का पहला ऊपर का हिस्सा जो सर है, मुंह है, वो पहले घर में आ जाता है। फिर गला कहे, या अगर मुंह कहे, या मुंह के अंदर की चीजें, जीभ वगैरह कहे, तो वो दूसरे भाव में आ गया, है ना। फिर छाती कहे हम, अगर है ना, थोड़ा लंग्स कहे, तो वो थर्ड हाउस में आ गया। फिर उसके नीचे थोड़ा अगर जाए तो हार्ट आ गया हमारा, हृदय, वो चौथे घर में आ गया। फिर और नीचे जाएंगे तो पेट है 5वें घर में, और इंटेस्टाइन्स है 6ठे घर में, और नीचे के इंटेस्टाइन्स है 7वें घर में। फिर हमारे कहे कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो 8वें घर में। थाइज, हमारे हिप्स है 9वें घर में। ठीक है। हमारे फिर घुटने जो है वो आ जाएंगे 10th हाउस में, 10वें घर में। हमारे घुटने के नीचे का जो पैर है, एंकल तक का, काफ है वगैरह, शिन है, वो आ गया 11वें घर में। हमारे और एकदम जो फुट है जो हमारा, है ना, जो हमारे पैर, एकदम नीचे के पैर, तलवे जो कहेंगे, वो हो गया 12वां घर में। ठीक है। तो इस तरह से एक शरीर भी हम देखेंगे। हम हमारी कुंडली से हमारे शरीर के भी हिस्सों के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। अगर बीमारी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाना है, हाँ, बीमारी के निवारण कुछ करना है, किसी शरीर के हिस्से के बारे में समझना है कि कब, कहाँ, क्यों, कौन सी दिक्कत आई है, इस प्रॉब्लम का अगर रीजन जानना है, तो भी यहाँ से हम देख सकते हैं इन भावों से। ठीक है। तो ये तो बस एक सब्जेक्ट हो गया स्पेसिफिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है। ऐसे ही ये 12 भाव जो है ना, वो 12 भाव और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है। इनके अपने अपने कारक तत्व होते हैं। वैसे ही, जैसे कि हमारे सारे ग्रहों के अपने कारक तत्व होते हैं। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ एक के बाद एक बता दिया। पर यहाँ तक आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, रेस करना हो, प्लीज करिए। हम किसी स्पेसिफिक चीज में भी और डिटेल में जा सकते हैं। किसी का कोई सवाल, या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक में थोड़ा और समझना है, या वापस एक बार सुनना है? बॉडी पार्ट वाइज वापस बता सकते हैं क्या? सॉरी। बॉडी पार्ट वाइज वापस बता सकते हैं कि अगर इस बॉडी पार्ट को कैसे रिलेट करेंगे, और कुछ ये इसमें तो, फाइंड करना हो तो फिर कैसे करेंगे? सॉरी। लेट्स से कि अगर उसमें हमें बॉडी पार्ट वाइज कुछ देखना है, फिर किसी प्लैनेट से हमें बॉडी पार्ट का कुछ अंडरस्टैंड करना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? जी, अब देखिए, एकदम ही इसके अंडरस्टैंडिंग में जाना है कि एग्जैक्टली exactly कैसे हम इसको समझे।
तो उसके लिए तो आगे पूरा कोर्स करना पड़ेगा। पर ये मैं एक बार बॉडी पार्ट्स फिर से रिपीट कर सकता हूँ कि भाई कौन सा घर कौन से बॉडी पार्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इंडिकेशन पे हम आ गए घर के हिसाब से। ठीक है, फिर कौन सा ग्रह कौन से घर में क्या इफेक्ट देता है, कौन सा ग्रह कौन से ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या इफेक्ट देता है, और कब प्रॉब्लम देता है कब नहीं प्रॉब्लम देती है। वो सारी चीजें तो हमें बहुत टाइम लगेगी उसको समझने में। कम से कम 8-10 क्लास लग जाएंगे उसको समझने में। ठीक है। आ, तो अब मैं ये दिखा दूं, फिर से एक बार बता दूं कि पहला जो घर है लग्न भाव है ना, ये भाव में हो गया हमारा सर, हमारा ब्रेन, हमारा हेड, हमारा हमारा फेस, है ना। अ, और भी अगर कारक तत्वों की बात करें तो ये पहला घर जो है ना, वो हमारे ओवरऑल लाइफ भी बताती है, हमारी पर्सनालिटी भी बताती है। ठीक है। फिर दूसरा जो घर है वो हमारे गले के बारे में है। ठीक है, हमारी जीभ जो है, ठीक है, हमारा मुंह जहां से हम खाना लेते हैं, तो इसलिए दूसरा भाव जो है ना वो खाने के बारे में भी है। ठीक है, खाना भी हम वहां से देखेंगे। ठीक है। फिर दूसरा भाव हमारा देखिए, अब ये जो कंसेप्ट है ना कि यहाँ से जो शुरुआत होती है आसमान की पहले घर से, तो वो पहला घर ऐसा भी है कि पहला घर से यहाँ से ना जीव की शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ से ना जीव की एंट्री होती है, और यहाँ से वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में। ठीक है, इसको हम हमेशा ऐसे देखेंगे। कम से कम भृगु नंदी नाड़ी में तो हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ से जीव की शुरुआत हुई और यहाँ से वो आगे बढ़ेगा लाइफ में। तो अब जीव की शुरुआत यहाँ हुई तो उसका परिवार यहाँ आ गया दूसरे भाव में, उसकी धन संपत्ति दूसरे भाव में आ गई, उसकी जो जमा पूंजी है, जो कहेंगे सेविंग्स है, वो यहाँ दूसरे भाव में आ गई। ठीक है, फिर तीसरे भाव में आ गए भाई बहन। तीसरे भाव में आ गया जैसे उसके शोल्डर्स है, ठीक है, वो आ गया। तीसरे भाव में थोड़ा कहते हैं ना कि अपर चेस्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। फिर इसको ये भी देखेंगे कि ये ना मेहनत का भाव है। शोल्डर्स हो गया ना, तो बाहुबल जिसे कहते हैं, तो पराक्रम इंसान कहाँ से करता है? अपने शोल्डर्स से करता है ना, अपने बाजुओं से करता है। तो ये एफर्ट्स का घर है, पराक्रम का घर है। ठीक है, ये मेहनत करने का घर है, और ये डिजायर्स का भी घर है। ठीक है, मेहनत कहाँ होगी? जहां पे डिजायर्स होंगे ना किसी व्यक्ति के, तो डिजायर्स का घर भी ये है, तीसरा घर। ठीक है, फिर चौथा घर जो है वो सिक्योरिटी का है, एक घर का है। ठीक है, घर सिक्योरिटी, या एक ऐसे कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली का भी ये घर है। ठीक है, फिर हृदय का ये घर है, मन यहाँ पे है इंसान का। तो मन जहाँ होता है ना वहां सुख होता है ना, या सुख जहाँ होता है, सुख जहाँ मिलता है व्यक्ति को, व्यक्ति का मन वहां लगता है। तो ये भाव जो है ना वो सुख का भाव है, चौथा घर। ठीक है, चौथा घर जैसे हृदय का है, मन का है, सुख का है, ये चौथा घर ना माता का भी है। ठीक है, तो अब ये जो सारे भाव है ना, जो वो व्यक्ति के रिलेटिव्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के कौन सा रिश्तेदार कौन से भाव से डिनोट होता है, ये भी हम देख सकते हैं। जैसे कि ये चौथा भाव जो है माता का है। ठीक है, वैसे ही ये पांचवा भाव जो है ना वो व्यक्ति की संतान का है। ठीक है, तो एक जो जातक जो है, जिसकी एक कुंडली है, उसकी संतान के बारे में हम पांचवें भाव से देखेंगे यहां से। ठीक है, ये पांचवा भाव, सिंस हमने संतान बोला, तो संतान क्या है? क्रिएशन। ठीक है, तो क्रिएशन माने कि कोई भी चीज जो इंसान प्रोड्यूस करेगा या क्रिएट करेगा ना, या उसका क्रिएटिविटी, वो हम पांचवें भाव से देखेंगे। ठीक है, पांचवें भाव से हम ये भी देखेंगे कि पांचवा भाव एक तरह से एंटरटेनमेंट का भी है। ठीक है, पांचवा भाव ऐसा भी है कि बिग स्क्रीन का, कि व्यक्ति बड़े पर्दे पे क्या देखता है, कैसी चीजें उसको उसके लाइफ में होती है बड़े पर्दे पे, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वो चीज हो गई पांचवा भाव। ठीक है, छठा भाव जो है अच्छा, पांचवा भाव पेट का भी था, जैसे हम अगर शरीर के हिस्सों की बात करें। छठा भाव हो गया जैसे कि रोग ऋण और शत्रु का। ठीक है, तो रोग ऋण शत्रु माने क्या हो गया कि रोग डिजीजेस जो व्यक्ति के होते हैं, वो उससे लड़ना। ठीक है, ऋण से लड़ना यानी लोन्स से, डेट से, है ना, उधारी, ये चीजों से लड़ना, वो यहाँ पे हो गया छठे भाव में। फिर क्या हो गया? शत्रु। शत्रु माने कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज, ये सारी चीजें छठे भाव से देखेंगे हम। ठीक है, और बाकी सारे स्ट्रगल्स है ना लाइफ के, क्योंकि ये क्या है कि देखिए यहाँ से ना
व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका परिवार मिला, उसने खाना खाया, खाना खाना सीखा, फिर उसने हिम्मत की, उसने उसको उसमें उसमें डिजायर्स आई, ठीक है, उसने एजुकेशन लिया। यहाँ पे फोर्थ हाउस सिक्योरिटी एकदम प्राइमरी एजुकेशन का है, ठीक है। फिर ना एक देखेंगे कि पांचवें भाव से ना उसने थोड़ा हायर एजुकेशन लिया, पढ़ाई और ज्यादा की, किसी और चीज में स्पेशलाइजेशन की और ऐसी चीजें की, ठीक है। या एक तरह से कहेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पांचवें भाव से हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर छठे भाव में ना क्या होता है कि ये खुली दुनिया में पहुंच जाता है अपनी पढ़ाई खत्म करके, या पढ़ाई आगे लेके जाता है। तो छठे भाव से ना वो अब अकेला हो जाता है एक तरह से, अब उसको लड़ना है दुनिया से, क्योंकि छठे भाव में रियलिटी चेक होता है इंसान को, ठीक है। यहाँ पे जब व्यक्ति जन्म लेके आगे बढ़ा, घर से बाहर निकला, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अब वो जो खुली दुनिया में पहुंचा ना, तो उसको होगा रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में शत्रु भी मिल सकते हैं, रोग भी मिल सकते हैं रियलिटी चेक में, और इनको उधारी भी हो सकती है ना, लोन्स मिल सकते हैं, डेट मिल सकते हैं। उधारी सिर्फ पैसे की हो ये जरूरी नहीं ना, उधारी किसी इंसान के भी ऋण चुकाने का हो सकता है, अपने मातृ का ऋण, अपने पितृ का ऋण, अपने गुरुओं का ऋण चुकाना है ना। फिर हमारे प्रकृति का ऋण चुकाना है। ये सारे जो हमारे ऋण होते हैं हमारे सनातन में वैसे। फिर हो गया सातवां भाव, उसने अच्छा, ये छठा घर ना सर्विस का भी है, जॉब का भी है, ठीक है। तो उसने पढ़ाई खत्म करके फिर वो जॉब करने गया, तो ये छठा भाव हो गया, ठीक है। फिर सातवां भाव हो गया जॉब करने के बाद, यह रियलिटी चेक मिलने के बाद, अब वो आएगा उसके लाइफ में पार्टनरशिप, ठीक है। वो चाहे स्पाउस हो, हम वाइफ या हस्बैंड को बोले सातवें भाव से देखें, या चाहे हम बिजनेस पार्टनरशिप्स को देखें, या चाहे हम बिजनेस क्लाइंट को देखें, या चाहे हम जॉब करने में हमारे सामने कौन है, ठीक है, जॉब भी हम कर रहे हैं तो कोई हमारे सामने ऑन दी अदर साइड कोई तो है, राइट। ऑन दी अदर साइड इज द सेवेंथ हाउस। अगर पहला घर हमारा है ना, तो सेवेंथ हाउस उसके ऑपोजिट इज द अदर साइड, ठीक है। ऑडियंस या नेटवर्क, या तो मास ऑडियंस, ठीक है, या मास पब्लिक, वो भी सेवेंथ हाउस है, ठीक है। फिर वैसे ही एथ हाउस जैसा हमने कहा, और बॉडी वाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अच्छा सेवेंथ हाउस था इंटेस्टाइन्स, लोअर इंटेस्टाइन्स का, ठीक है। एथ हाउस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये हो गया ऐसी चीजों का जो छुपी रहती है, ठीक है, ऐसी चीजों का जो खुली नहीं होती, जो दुनिया के सामने नहीं आती किसी व्यक्ति की, ठीक है। अ, आयुष, आपका कोई सवाल है, प्लीज। हाँ कहिए, आपका कोई सवाल है तो अगर। यस। जी जी मेरे को बोलिए। हेल्थ वाले रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि जी आपने जैसे बोला कि हर घर जो है वो एक बॉडी पार्ट को डिनोट करता है। जी तो एक रैंडम क्वेश्चन था, जैसे कि कोई किसी का किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से सपोज कि अनकंडीशनल वेट गेन हो रहा है, तो मतलब ऐसा हम्म, किसी किसी में रहता है ना कि कोई प्रॉब्लम जी होती है एक जो अनकंडीशनल वेट गेन पे लीड करते हैं, फिर ड्यू टू वेट गेन और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट? तो साइकिल बन जाती है। जी अब बिल्कुल इस जी। केस में कौन सा स्पेसिफिक ऐसा घर होगा, क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम वेट गेन से हो रही है अनकंडीशनल, हम्म, तो वो तो पूरी हम्म, बॉडी में जा रहा होता है, राइट? हाँ तो हाँ, वो कैसे अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई होता है? जी जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखिए ज्यादा स्पेसिफिक इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको भी बहुत कंसेप्ट्स पहले पता होने जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि ये बीएनएन का कोर्स है, मेडिकल का कोर्स नहीं है, तो हम उतना डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे अभी। बट मैं ये बता दूं कि एक तरह से अगर देखें तो मोटापा जो है ना, वो जुपिटर से आता है, ठीक है। जुपिटर प्लैनेट जो है ना, वो जुपिटर प्लैनेट ये एक चीज है जो मोटापा देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कारण होगा हमेशा। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये कारण नहीं हो सकता। और तो और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो और कौन कौन से कारण जानने के लिए हमें तो पूरा बहुत सारे और कंसेप्ट समझने पड़ेंगे पहले तो एस्ट्रोलॉजी के, ठीक है। तो एक बेसिक कंसेप्ट मैं बता दूं कि बस अगर प्लैनेट जुपिटर हम देखें ना, तो मोटापा इससे भी क्यों आ सकता है, मेजोरिटी या बहुत ज्यादातर अगर हम देखें, तो ये जुपिटर जो है ना वो गुरु है, ठीक है। अब जैसे मैंने 7 या 8 घर तक के बताए ना, मैं एक आध ग्रह के भी कारक तत्व बता देता हूँ। शुरुआत हम जुपिटर से करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब जुपिटर से मोटापा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो है गुरु, ठीक है। वो गुरु, देव गुरु बृहस्पति है, वो ना देवताओं के गुरु है, ठीक है। तो गुरु जो है ना उनका, अब इसको नेगेटिव कनोटेशन से ना ले कोई, इसको नेगेटिव ना समझे, ठीक है। गुरु जितने अच्छे ग्रह तो कोई नहीं है, ठीक है।
अगर एक तरह से ये भी कहे तो। पर इनके जो नेगेटिव भी, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो है, हमारे जो एंशियंट साइंसेज है या वैदिक शास्त्र है हमारे, ये सारी चीजों में ना पॉजिटिव, या तो एकदम पॉजिटिव या एकदम नेगेटिव नहीं होती कोई भी चीज। या एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना हम बंद कर दे इस चीज को, ठीक है। जैसे कि अगर शनि को जैसे बहुत ही नेगेटिव लिए अगर देखा जाता है या डरा जाता है शनि भगवान से या शनि ग्रह से, तो वो भी बहुत गलत चीज है, क्यों मैं बताऊंगा। अब जैसे जुपिटर है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, बट इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है वेट गेन, ठीक है। तो वेट गेन क्यों? क्योंकि ये गुरु है, गुरु का काम ये है कि भाई गुरु, गुरु का काम है बांटना, है ना, ज्ञान बांटना, ब्लेसिंग्स बांटना। गुरु का काम ये है कि सिखाना, है ना। और गुरु का काम ये, गुरु का धर्म ये है, गुरु का नेचर ये है कि वो बस अच्छा, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है। तो उनका ना मेहनत करना, ये उनकी फील्ड या उनका डोमेन नहीं है। मेहनत करना, या हेल्थ का ध्यान रखने पे, खुद के ध्यान रखने पे फोकस करना, है ना, या खुद के वेट मेंटेन करना, है ना। तो अब ज्ञान है इतना उनके पास, तो वो व्यक्ति, आप ही सोचिए ना कि भाई ज्ञानी व्यक्ति है, वो बैठा बैठ के ज्ञान ही दे रहा है, उसका ध्यान उसी में है, उसको बस देना है। वो बैठ के अपनी बॉडी बनाने नहीं बैठा है, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने बैठा है ना। ना वो और बेसिकली क्या होता है जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो वजन भी बढ़ता है, जो कहते हैं ना वजन वाली बात कर दी। तो वो बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, गुरु में आती है, जुपिटर में आती है, ठीक है। तो वो ज्ञान ज्यादा है उनके पास, ठीक है, ज्ञान का भंडार है वो। तो वो है जुपिटर, वो एक्सपांशन का कारक है। एक ही ग्रह जो है ना वो एक्सपांशन भी बताता है, तो वहां भी दिख गया कि भाई बॉडी भी एक्सपांड हो रही है उनकी, ठीक है। ग्रोथ का कारक तो है ही है जुपिटर, पर एक्सपांशन भी देखते हैं जुपिटर से। जुपिटर जहां होते हैं वहां चीजें एक्सपांड करते हैं। जुपिटर जिस घर में होते हैं ना कुंडली के, उस घर की चीजों को एक्सपांड करते हैं, ठीक है। या वहां बहुत बहुत वजन ला देते हैं वहां पे, उस घर में, या उस एरिया में, ठीक है। अब अगर बॉडी में सिंपल आप देखेंगे ना, तो जुपिटर जहाँ होगा ना, वो बॉडी पार्ट में भी आप देखेंगे कि थोड़ा बॉडी मास या बॉडी फैट ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो अब ये बात अलग है कि अब अगर पूरे बॉडी में ही वेट गेन हो रहा है, तो उसमें और अलग अलग चीजें जो है वो इम्पैक्ट करेगी, वो थोड़ा और एडवांस्ड आ जाएगा। बट एक ये है कि जुपिटर को यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। अब सैटर्न का मैंने एग्जांपल लिया था दूसरा, कि भाई सैटर्न जब हम देखते हैं, तो सैटर्न को हमेशा थोड़ा नेगेटिवली देखा जाता है ना। शनि भगवान जो है या शनि ग्रह को हम बहुत डर के देखते हैं, या हम डरने वाली बातें कहते हैं कि अरे साढ़े साती है, शनि का प्रकोप है, और साढ़े साती में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी या हो रही है। तो शनि जो है ना वो डिसिप्लिन के कारक है, ठीक है। डिसिप्लिन कहे हम, कि हम कर्मों के फल का कारक कहे, या कर्मों के फल के देवता है, ठीक है। जुपिटर, सॉरी, सैटर्न या शनि कर्म का ही फल देते हैं, पर कर्म करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये मेहनत डिमांड करते हैं। ये मेहनत के बिना, डिसिप्लिन के बिना, और उतना जितना तुम्हें करना चाहिए उससे ज्यादा तुम करो, तब जाके तुम्हें फल मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक अगर तुमने इतनी मेहनत नहीं की है, उतने उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, डिसिप्लिन नहीं रहा है, तो तब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तब साढ़े साती में जाके खराब रिजल्ट ही मिलेंगे, ठीक है। साढ़े साती बेसिकली क्या पता है, वो है ना, वो फाइनल एग्जाम है एक तरह से शनि की, ठीक है। कि ये 7.5 साल का जो टाइम है, वो साढ़े साती का, वो तुम्हारी परीक्षा ऐसी है कि भाई तुम्हें अब तक जो तुमने अगर कोई मेहनत या कोई डिसिप्लिन करना अपनी लाइफ में टाला हुआ है ना, सपोज करिए कि भाई 35 साल की उम्र में आई साढ़े साती, तो अगर 35 साल की उम्र तक तुम्हें कहीं ना कहीं, अगर तुमने मेहनत कम की है, ईमानदारी कम की रखी है, ज्यादा, कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन नहीं रखा है अपनी रूटीन लाइफ में या हेल्थ में या काम में या रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, है ना, किसी भी चीज में, तो भाई ये 7.5 साल की का जो है ना, वो शनि भगवान आपको मार मार के करवा देंगे, ठीक है। अगर एंड के 1 साल तक भी बचा है ना, कि अब तक तुमने 100% डिसिप्लिन या जो कहते हैं कि मेहनत या हार्डवर्क अचीव नहीं किया अब तक, तो भाई लास्ट के 1 साल में ना तुम एकदम यहाँ तक पानी आ जाएगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ठीक है। तुम्हें इतना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, इतना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपने आप होगी। तो इसीलिए इसका थोड़ा ऐसा है कि भाई ये डरने वाली बात है, पर अगर तुम कर रहे हो ईमानदारी से, मेहनत से, तुम अगर डिसिप्लिन रख रहे हो, तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। सैटर्न से अच्छा फल फिर कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता,
अगर ऐसा है ना, तो तुम्हें सैटर्न जैसा फल देंगे ना, वो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग वाला फल होगा। ठीक है, तुम्हें लाइफ लॉन्ग वो फल तुम्हारा बरकरार रहेगा एक तरह से। ठीक है, उससे ज्यादा कोई फिर फल तुम्हें, तुम सोचोगे भी नहीं तुम्हें वैसा फल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सैटर्न ग्रह। ठीक है, अब वैसे ही अगर सूर्य की बात करें, तो सूर्य ऐसे ग्रह है कि सूर्य क्या है, सूर्य राजा है। ठीक है, अब राजा जो है वो, उनका काम क्या है, वो उनका काम है भाई प्रजा के लिए काम करना, है ना। उनका काम है एक सिंहासन पर बैठना। ठीक है, वो अथॉरिटी है। ठीक है, वो एक फर्स्ट अथॉरिटी है ना। उनके बाद ही कुछ काम होता है, या उनकी बोलने पे काम होता है, चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम बोले, तो वो भी हम सूर्य से देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी, है ना, जैसे मैंने कहा। तो राजा तो अभी है नहीं, डेमोक्रेसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम उससे देखेंगे। फिर सूर्य जो है वो पिता है। ठीक है, सूर्य पिता भी है। ठीक है, सूर्य फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड भी है। ठीक है, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति की अगर कुंडली में सूर्य देखेंगे, तो वो उसके पिता को भी डिनोट करेगा और उसके पहले बच्चे को भी डिनोट करेगा, पहले मेल चाइल्ड को। ठीक है, फिर सूर्य जो है ना वो सक्सेस भी देते हैं। ठीक है, सूर्य सक्सेस का भी कारक है। सूर्य सक्सेस के साथ कहते हैं कि फेम का कारक है। ठीक है, नेम एंड फेम जो है, ठीक है, नाम प्रतिष्ठा, ये अगर किसी इंसान की बढ़ रही है, तो वो सूर्य की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो सूर्य नेम फेम का कारक है, रिस्पेक्ट का कारक है। ठीक है, सूर्य से रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये सारे और भी बहुत कारक है सारे ग्रहों के, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे और कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, या ये जैसे मैंने ग्रहों के बारे में बोला उसमें कोई किसी को सवाल, आयुष जी आपको और कोई सवाल, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली से? आई एम श्योर कि पूरा आंसर मैंने नहीं दिया है इसका, और आपको नहीं मिला होगा इसका आंसर मोटापे का। बट जुपिटर इज ऑल्सो वन रीजन फॉर वेट गेन, तो ये तो पक्की बात है। आगे हम और डिटेल्स जब और कंसेप्ट पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के, तब पता चलेगा। हाँ जी, मेरा वो एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, मतलब अच्छा, ओके। समझ आ गया थोड़ा कि रीजंस वगैरह क्या होंगे। एक और काउंट, मतलब एक और क्वेश्चन आया माइंड में। श्योर श्योर श्योर। तो ये जब भी आपने सैटर्न वाली बात स्टार्ट करी थी उसके रिलेटेड है अभी। ओके। ऐसा आई डोंट नो है कि नहीं, आप बता सकते हो कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये, इनका हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मे बी 7:30 वाले टाइम में गुस्सा जैसे सपोज ज्यादा आना, या फिर कोई और प्लेनेट अगर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो किसी का माइंड थोड़ा शांत रहता है, या वैसे तो जी वो जी जी क्या होता है, मतलब उसका मतलब हाउ लाइक एक्यूरेट इज दैट, वैसा टाइप कुछ? जी, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो ये सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं देखते, ठीक है। हम ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, जो कि कुंडली से दिख जाता है। ठीक है, अब मून जो है ना, मून, सॉरी, मून जो ग्रह है ना, या चंद्र, ये है मन के कारक। ठीक है, या हमारे इमोशंस के कारक। तो हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशंस, ये सारी चीजें मून से पता चलेगी। ठीक है, तो हमारे जैसे कुंडली में तो मून है ही है, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, मून ना हर 2.5 दिन में घर बदलता है। अब हमारा बर्थ चार्ट जो है ना, वो तो हमारा ब्लूप्रिंट है हमारी लाइफ का। ठीक है, वो हमारा, हमारे जन्म के टाइम का जो स्क्रीनशॉट पड़ा था ना, जो आसमान का, वहां पे मून समझिए कि चौथे घर में। ठीक है, तो मून बर्थ चार्ट का तो वहां ही रहेगा, लेकिन मून हर 2.5 दिन में बदलेगा। मतलब वो हमारे बर्थ के बाद 2.5 दिन में वो नेक्स्ट घर में पहुंच गया। और इस मोमेंट पे भी, आज की तारीख में भी, आपका जन्म जब भी हुआ, आपका जहां भी मून होगा, ठीक है, तो आपका समझिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर मून चौथे घर में है, तो आज की डेट में तो मून जरूरी नहीं ना कि चौथे घर में है। ठीक है, तो वो मून समझिए कि 9th हाउस में पहुंच गया है। ठीक है, तो मून की भी, अब रोज हम कहेंगे कि रोज भाई कुछ ना कुछ और ही होता है ना हमारे दिमाग में, और रोज कुछ ना कुछ और इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक हो गई एस्ट्रोलॉजी की, कि जिसमें हम हर रोज के चार्ट देखेंगे, या फिर हम कहते हैं कि भाई रोज ग्रहों की स्थिति कैसे बदल रही है, उस हिसाब से हम कैसे देखेंगे कि इंसान के लाइफ में क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें हो सकती है। ठीक है,
तो ये जो कंसेप्ट है उसको कहते हैं ट्रांजिट का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, मेंटल हेल्थ का मैंने बता दिया, मून एक कारक है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ भी यस एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकती है, यहाँ तक बेसिक अगर क्लियर है। अब क्यों, कैसे, कहाँ होगी मेंटल हेल्थ, कैसे जाएगी, कैसे खराब होगी, कैसे अच्छी होगी, क्यों खराब होगा, कब खराब होगा, खराब होगा कि हमेशा अच्छा होगा, वो सारी चीजें हम आगे एडवांस टेक्निक जब समझेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो आयुष यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। जी पुष्कर, आपका भी कोई सवाल है? एक्चुअली सवाल नहीं है, बस डाउट था कि अगर कोई ग्रह या फिर कोई घर खाली होगा तो, और कोई इंपॉर्टेंट घर खाली होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो बेसिकली देखिए, अब ग्रह जो है, ठीक है, ये घर है सबसे पहले, ठीक है। सारे 12 घर है, 12 घर मैंने कहा कि लाइफ के कोई ना कोई चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई लाइफ के फेज या लाइफ के चीज, ठीक है, या बॉडी पार्ट या रिलेशनशिप के बारे में या कोई रिलेटिव के बारे में बता दी। जैसे 4th हाउस वॉज मदर, 6th हाउस इज मामा, ठीक है, 9th हाउस इज फादर, ठीक है, 5th हाउस इज द चाइल्ड, ठीक है, 7th हाउस इज द स्पाउस, ठीक है। ऐसे सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स है। तो वैसे तो वही है कि ये सारे है तो ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, वो लोग कैसे होंगे, या वो बॉडी पार्ट कैसा होगा, या बॉडी पार्ट में कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, लाइफ में वो लाइफ के फेज में क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, वो सारी चीजें ग्रह इम्पैक्ट करती है, ठीक है। ग्रह इम्पैक्ट करती है मतलब कि यहाँ जो कोई ग्रह होगा ना, उसका इफेक्ट वो लाइफ के फेज में, वो रिलेटिव में, वो बॉडी पार्ट में, वो कारक तत्व या सिग्निफिकेशंस में दिखेगा, ठीक है। वो उसमें कैसे इंटरप्रेट करनी है इन चीजों को, वो हम आगे देखेंगे। अब होगा, ठीक है, एक ग्रह होगा तो उसका इम्पैक्ट, ज्यादा ग्रह हो गए तो उनके एक साथ कैसे इम्पैक्ट होते हैं वो चीजें देखेंगे, ठीक है। अगर ग्रह ही नहीं है तो मतलब कुछ चीज उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है, इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, इसके नेगेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव्स ये हो गए कि भाई कोई अगर खराब ग्रह नहीं है, या कोई अगर ग्रहों का इम्पैक्ट इस पे नहीं आना चाहिए तो नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। पर यार आप ये भी देखिए कि अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर, मंगल, मून, या शनि, सूर्य, इन चीजों के पॉजिटिव्स भी तो है ना। सारे ग्रहों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो भाई जो पॉजिटिव चीज होनी चाहिए मेरे घर में, या मेरी माता जी के साथ, या मेरे कहते हैं ना कि सिक्योरिटी में, या प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, या फिर मेरे इस बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट कौन सा, हार्ट है ना। तो वो चीजों में खालीपन थोड़ा होगा, या कहते हैं कि सपोर्ट नहीं होगा उन चीजों में, ठीक है। अब ये मैंने सपोर्ट क्यों कहा, उसको भी हम थोड़ा आगे जब समझेंगे, जब और भी बहुत कंसेप्ट हम सीखेंगे ना एस्ट्रोलॉजी के, तब थोड़ा समझ में आएगा। बट आई होप इतना कहने पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया हो, जिस्ट आया हो कि भाई ग्रह होने पे और ना होने पे क्या होता है। पुष्कर जी। हाँ हाँ, समझ गया कि अगर कोई घर खाली है तो फिर सर इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना किसी नेगेटिव होने से होगा। हाँ, तो अब देखिए, बात ये है ना, ज्योतिष में ऐसा है कि ज्योतिष ना एक साइंस है। ज्योति क्या है कि भाई हम ज्योति से हम दिशा देखते हैं, हम एक डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। ज्योति की जरूरत कब पड़ती है, जब अंधकार होता है ना। तो अंधकार जब होता है तब हम ज्योत लेके जब आगे बढ़ते हैं, हमारा मार्ग देखते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें हमेशा ज्योति लेके ही चलना है ना। हमें हमेशा किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। हमें ज्योतिष या पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी या ऐसे किसी आर्ट या साइंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इनकी जरूरत तभी पड़नी चाहिए व्यक्ति को जब व्यक्ति मार्ग में अटक गया हो, या मार्ग में भूल गया हो, या मार्ग उसको दिख नहीं रहा हो, ठीक है, या फिर बहुत बड़ी संकट में हो, ठीक है, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तब इंसान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। ये ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सारे भी तो डॉक्टर ही है ना, वास्तु कंसल्टेंट, तो ये सारे भी एक तरह से
कहते हैं ना कि जब फंस जाए तब देखने के लिए एक गाइडेंस ही है, या एक बीमारी का एक तरह से दवाई या इलाज ही है, ठीक है। तो उसको तभी देखना चाहिए जबकि प्रॉब्लम है। अब ये मैंने क्यों कहा बीच में, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अगर कोई घर में, ठीक है, सॉरी, अगर कोई घर में ग्रह नहीं है, खाली है, ठीक है, फर्स्ट हाउस, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, तब तक आप डॉक्टर के पास या ज्योतिष के पास या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वास्तु कंसल्टेंट के पास क्यों जाओगे, है ना। आप भले इसमें मानते हो नहीं मानते हो, ये अलग टॉपिक है। सपोज आप मानते हो, आपके घर में ज्योतिष है, लेकिन आप नहीं जाते उनके पास कुछ कंसल्ट करने, कुछ पूछने, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। समझिए कि आपका 10th हाउस है, ठीक है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है, पर आपका अच्छा चल रहा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई ग्रह नहीं भी है, फिर भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी के सपोर्ट की, है ना। या कोई अपग्रह है, फिर भी आपको जरूरत पड़ी, मतलब कि अब ज्योतिष बताएगा उसमें, है ना, कि भाई ये ग्रह है, यहाँ पे दो दो ग्रह है, फिर भी आपको दिक्कत आई यहाँ पे जॉब रिलेटेड कोई, तो मतलब क्यों आई, ठीक है। उसके सवाल का जवाब आगे के क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। किसी को और कोई सवाल? किसी को और कुछ बताना हो, पूछना हो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कोई किसी को भी कुंडली शेयर करके कुछ पूछना हो, या कुछ अगर एग्जाम्पल और अच्छे से समझाना समझना हो, तो फील फ्री। शौनक सर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपने एकदम आराम से समझ में आएगा उस तरीके से बताया है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर गर्मी बहुत है, हमारे यहाँ पुणे में भी गर्मी है, तो आप भी एक आधा मिनट का टाइम लेकर थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आप भी सर, जी जी, क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पुणे में तो बहुत गर्मी चल रही है सर। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा है। और वैसे भी बाकी लोग जो है, अनीता मैडम है, काजल मैडम है, और उसके बाद राज सर है, किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो आप लोग अभी पूछ ले सकते हैं। सर कंटिन्यू कर लीजिए आप। जी, 1 मिनट दीजिए बस। अच्छा, यहाँ तक का अभी तक का आपने जो सेशन चला है, शौनक सर ने बहुत मेहनत करके आपके लिए, बीएनएन वैसे थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक है, मतलब थोड़ा टफ है, बट उसको बहुत आसान किया है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? आपके जो भी रिएक्शन है वो शेयर कर सकते हैं आप लोग। आयुष सर, पुष्कर सर, ये लोग तो पूछ ही रहे हैं, साथ में बाकी भी लोग हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या अपनी कोई भी राय है तो वो आप बोल सकते हैं। यस, तो मेरे को मेरे या जैसे जैसे आपको डाउट्स आ रहे थे वो पारंपरिक जो तो हम पत्रिका देखते हैं उससे ये टॉपिक मेरे अलग कैसे लगा? जी बोले नहीं, सर। अलग तो था ही, मतलब जिस हिसाब से सर ने पूरा मतलब एक्सप्लेन किया, सर बीच में फिजिक्स को भी लेके आए कि पूरा अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एंड जिस हिसाब से सर ने हमारी एंशियंट साइंस को फिजिक्स के साथ कनेक्ट किया, तो दैट वाज डिफरेंट, वो काफ़ी डिफरेंट था। मतलब सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव था, मतलब अच्छा लगा। मेरा सर से थैंक यू अच्छी। मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि सर जी जिस प्लीज। हिसाब से आपने ये चीज़ें समझाई, तो क्या हम जैसे मतलब जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके हाथ में इतनी डिसीजन मेकिंग है, तो उनकी कुंडलियों से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी साल में कि हाँ ये लोग कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आ सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलिटिशियंस या वर्ल्ड लीडर्स की तो कुंडलियां होती ही है, दुनिया में हर एक व्यक्ति की कुंडली होती है, ठीक है। तो उससे भी बिल्कुल ये पता करा जा सकता है कि भाई उनकी पर्सनली लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके उनकी माइंड में क्या चल रहा है, ऐसी चीजें भी पता करी जा सकती है, ठीक है। उनके अगर कोई
कोई फॉर एग्जाम्पल अभी नए कैबिनेट में आया है या कोई नए मिनिस्ट्री पोजीशन में आया है, ठीक है, तो अब वो क्यों हुआ, सबसे पहले तो ये उनकी पत्री से पता चल जाएगा। अब यहाँ तक का तो हमें पता है, हमने पास्ट इनका देख लिया, समझ लिया कि हाँ इनकी कुंडली में ये हुआ, इसलिए इनका पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट ऐसा है। अब फ्यूचर में क्या होगा ये भी पत्री से इजीली पता चल जाता है। और बीएनएन जो है ना, वो ये सबसे इजीली और सबसे जल्दी बता देता है। बीएनएन एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जो मैं किसी टेक्निक को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, ये तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरी टेक्निक, मतलब मैं इस टेक्निक में ट्रेंड हूँ, तो मैं इस टेक्निक के बारे में मैं कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ कि ये बीएनएन ऐसी मेथड है ना कि इसमें आपने देख लिया जितना भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स या अंडरस्टैंडिंग था ना, डिग्रीज का या चाहे हाउसेस का या चाहे पोजीशंस का, वो इतना यहाँ तक ही था। इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करना ही नहीं है, ठीक है, इतना ही समझना है, ये D1 चार्ट या बर्थ चार्ट ही समझना है, और इसी से सब पता चल जाएगा आगे, ठीक है। दूसरा एक हो गया कि आपने जैसे पूछा कि किसी वर्ल्ड लीडर का चार्ट, राइट। अब सिर्फ वर्ल्ड लीडर का ही चार्ट नहीं होता, चार्ट ना एक लोकेशन के भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि लंदन सिटी का भी एक चार्ट होता है, इंडिया कंट्री का भी चार्ट होता है। कंट्री का चार्ट मतलब क्या, इंडिया का जन्म कब हुआ, इंडिया का जन्म कब हुआ, अभी क्या है ऑफिशियली इंडिया ही माना जाता है ना। इंडिया ऑन पेपर इंडिया है ना। इंडिया जो ऑन पेपर आज है पूरी दुनिया में, ठीक है, इंडिया का नाम जहाँ लिया और लिखा जाता है, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर डॉक्यूमेंटेशन में लीगली ऑफिशियली जो इंडिया को बोला जाता है, वो इंडिया का जन्म हुआ 1947 के 15 अगस्त को, एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम जो है ना, उस टाइम को हम इसका बर्थ टाइम मान लेंगे, और तभी का जो आसमान का जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, ठीक है। तो वो आसमान का स्क्रीनशॉट इस कुंडली में आ गया, ठीक है, हमने देख लिया ग्रह कहाँ है, कौन से ग्रह कहाँ है, और ये चार्ट बन गया, ठीक है। उस हिसाब से फिर उस उस कुंडली को हम एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि भाई इंडिया में अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, नियर फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा सारा चीजें ज्योतिष से इस हिसाब से बताते हैं, जो आप देखते होंगे ना कि आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस आते चलते हैं। लोग बताते हैं कि भाई ईरान में ये हो जाएगा, यूके में यूएस में ये हो जाएगा, टैरिफ का ये होगा, इंडिया का ये होगा, युद्ध का पाकिस्तान का ये होगा। तो वो सारी चीजें क्या होती है कि ये उस लोकेशन की कुंडली के हिसाब से ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये चीजें। तो वो ना एक अलग ब्रांच हो गई एस्ट्रोलॉजी की, उसको बोलते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो आप चाहे तो बीएनएन को भी आप सीख के, आपको क्या करना है, आपको बस भारत की कुंडली, इंडिया की कुंडली लेनी है ना, और या तो किसी प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर की कुंडली लेनी है, और आपको फिर वहां अप्लाई करना है। आपको क्लियर कट बीएनएन आप सीखना शुरू करेंगे ना, आपको 2-3 क्लास के बाद आपको 2-3 सेशन के बाद आपको खुद प्रेडिक्शन करने लग जाओगे, ठीक है। अच्छा, 2-3 क्लास की बात छोड़िए, अभी प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कोई चार्ट शेयर करने के लिए? आप नाम मत लीजिए किसका चार्ट है, खुद का चार्ट है या किसी और का चार्ट है, किसी आपके परिवार वाले का चार्ट आप मत बताइए, ठीक है। आप सिर्फ एक चार्ट शेयर करिए अपने स्क्रीन पर, या आप बस अपने हाथ से दिखा दीजिए चार्ट, हम उस पर प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, मैं आपसे करवाऊंगा प्रेडिक्शंस, आप खड़े खड़े प्रेडिक्शंस करोगे अभी, ठीक है। कोई करना चाहेगा अभी शेयर? मैंने शेयर करना छोड़ दिया, या कोई बस कैमरा चार्ट पे का अगर तो कोई नहीं, बताना चाहे। चार्ट का तो नहीं, पर एक क्वेश्चन था मेरा। और ओके ओके। तो अभी मतलब मैं सिर्फ इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी जी जी। आपने जैसे बताया कि प्लैनेट्स का कुछ इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे बेस्ड ऑन वो कौन से घर में है ना। तो कभी यस। कभी किसी का ऐसा भी होता है कि कोई मतलब अच्छा प्लैनेट इज एट अ बैड लोकेशन, राइट। हम्म। तो ऐसे केस में मतलब हमने जैसे कहीं देखा कि कोई स्टोन्स वगैरह सजेस्ट कर देते हैं हम्म ताकि वो हम्म। नहीं हो। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब कि प्लैनेट तो वहीं रहने वाला है, राइट। तो स्टोन कैसे इफेक्ट करता है वहां पे। जी, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। स्टोन्स में वैसे, जेम स्टोन्स में अगर वैसे कहूंगा तो दीपक सर जी की ज्यादा एक्सपर्टीज है उसमें। मैं वैसे पर्सनली स्टोन्स में मैं नहीं उसको क्या कहते हैं कि सजेस्ट करता, क्योंकि मैं भृगुनंदी नाड़ी
मैं जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ और फॉलो करता हूँ, मैं स्टोन्स की रेमेडीज मैं नहीं देता। मैं अगर स्टोन की जरूरत पड़ती है तो मैं दीपक सर के पास भेज देता हूँ और मैं दीपक सर को बोलता हूँ कि भाई आप रिकमेंड करिए। लेकिन इसका एक एक अगर आसान भाषा में मैं बताऊं कि स्टोन की जरूरत या जेमस्टोन की जरूरत क्यों पड़ती है कभी और कब पड़ सकती है इंसान को, आपने थोड़ा बहुत लॉजिक सही पकड़ा है कि भाई ग्रह अगर कोई घर में है, अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है। अच्छा बुरा जो है वो भी पूरी लाइफ नहीं रहता, ठीक है। तो अच्छा बुरा जो है, किसी भी व्यक्ति को जब प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तब वो जाता है ज्योतिष के पास, और ज्योतिष तब उनको वो स्टोन रेकमेंड करते हैं या कोई और रेमेडी रेकमेंड करते हैं, राइट। तो वो फॉर एग्जाम्पल स्टोन है समझिए सूर्य के लिए, ठीक है। स्टोन सूर्य के लिए एक ज्योतिष ने सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो वो सूर्य को, ऐसा नहीं है कि सूर्य खराब ही है, इसके लिए वो रेमेडी दे दी है वो सूर्य के जेमस्टोन पहनने की, ठीक है। वो हो सकता है कि भाई उस समय में वो सूर्य पे कुछ खराब इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, इसलिए सूर्य का जेमस्टोन दे दिया, ताकि उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसको उसका जो वीकनेस उसमें जो आई है उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आ सके, ठीक है। अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी की तरह प्योरली बोलूं, ठीक है, तो मैं उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस हम नहीं बोलते उसको भृगुनंदी नाड़ी में। हम कहते हैं कि भाई वो प्लैनेट को यूज करना, ठीक है, या प्लैनेट को यूटिलाइज करना। अगर उस व्यक्ति को सूर्य को यूटिलाइज करने की जरूरत है, चाहे वीक हो स्ट्रांग हो, वो सिचुएशनल डिपेंडेंसी है वहां पे, ठीक है। वो सिचुएशन क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है बहुत चीजें। पर अगर यूज करने की जरूरत है किसी ग्रह को, तो वो ग्रह का पत्थर रिकमेंड करेंगे, ठीक है। वो ग्रह को यूज करवाएंगे, ठीक है। तो दीपक सर आप प्लीज ऐड करिए इसमें, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज। सर बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है और बिल्कुल सही तरीके से बताया है कि जैसे बीएनएन में हम लोग रत्न शास्त्र को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि बीएनएन की अपनी एक थ्योरी अलग चलती है। अब यहाँ पे हमारा जो उपाय शास्त्र है, मतलब रेमेडी साइंस है, वो क्या कहता है कि आपके यहाँ पर मोबाइल में आपने सिम कार्ड कौन सी डाली है? क्या वोडाफोन की है, एयरटेल की है, या जियो की है? तो अधिकतर लोगों के मोबाइल में हम लोग देखेंगे जियो की है। तो जियो क्या करता है कि उसकी ट्रांसमिशन पावर ज्यादा अच्छी है और वो जल्दी से रेंज पकड़ लेता है। हम लोग कहते हैं उसको गांव में टावर पकड़ना, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी जेमस्टोन की थेरेपी हम लोग देते हैं, तब वहां पर काफी अलग अलग पहलुओं को हमको वहां पे चेक करना पड़ता है कि क्या सच में जेमस्टोन की जरूरत है या नहीं। क्योंकि आवाज की भी वाइब्रेशन होती है, जैसे जेमस्टोन होते हैं, तो वो माणिक, जैसे आपने कहा सन है, तो सन के लिए हम लोग माणिक को रिप्रेजेंट करवाएंगे, जो कि माणिक से सन की एनर्जी को जल्दी से एब्सॉर्ब करेगा। अगर वहां पे हम लोग वो नहीं चीज, अगर मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग ये, सर आप म्यूट हो गए। बेन सर पे आपकी जो आवाज थोड़ी फार्मूला कट रही है बीच बीच में। उसको हम लोग वहां पे अप्लाई ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर कंटिन्यू करें। सर आपकी ना बीच में थोड़ी आवाज कटी थी, तो आप लास्ट का स्टेटमेंट एक बार बस रिपीट कर दीजिए सर। तो बस मैं यही बताने वाला चाह रहा था मैं कि हर हमारा जो एक अलग अलग मॉडलिटी होती है, वो मॉडलिटी का हम लोग अलग अलग जगह पर काम करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि सर ने अभी कहा था कि पॉलिटिकल लीडर है, तो वो आगे जाकर कौन सा स्टेप लेने वाले हैं, या तो कहाँ पे वॉर है, कहाँ पे अर्थक्वेक होने वाले हैं, या इस साल बारिश ज्यादा होगी क्या, ऐसे जो सवालों के जवाब है, उसके लिए हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं
मेदिनी है ज्योतिष को। तो हर मॉडलिटी जो है उसके हम लोग कहीं पे कंपैरिजन नहीं करेंगे। बट यस, एक बात बताऊंगा आपको, रेनकोट की, सूखे रहो, बीएनएन बस वही काम करता है, आपके हर प्रॉब्लम में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जी जी जी। कंटिन्यू करिए अब सर। जी सर जी, अब जैसे आपने अलग अलग लाइफ के मोडालिटीज की बात कर ही दी है, तो मैं ये बता दूं कि जो भृगुनंदी नाड़ी है, ये यूज करके ये ना बहुत ही फेमस है कि ये बहुत जल्दी प्रेडिक्शन देता है और वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस देते हैं, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक प्रेडिक्शन पे आने के लिए ना भृगुनंदी नाड़ी यूज करने के लिए हमको प्रॉब्लम्स भी स्पेसिफिक होने चाहिए और क्वेश्चंस भी स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सामने आ गया तो और कहेगा कि भाई मेरे फ्यूचर के बारे में बता दो, मेरी लाइफ के बारे में बता दो, मेरा ये बता दो, मेरा वो बता दो, तो वो ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी यूज करके भी ये पता करा जा सकता है। और भी दूसरी टेक्निक्स भी कंबाइन करके इसमें बहुत चीजें पता करी जा सकती है, जैसे दशा सिस्टम। मैंने कहा कि दशा सिस्टम तो भृगुनंदी नाड़ी में यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है। पर अब वो यूज कर सकते हैं हम उसको और कुछ बताने के लिए, कुछ और यूज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं, बहुत और कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, चाहे हम फिर पराशर यूज करें, हम राशियां यूज करें, नक्षत्र यूज करें, है ना। पर वो अलग है, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक पेन पॉइंट है किसी व्यक्ति का और वो ज्योतिष के पास आता है लेके कि भाई मेरा वीजा क्यों नहीं हो रहा, मेरा जॉब क्यों नहीं लग रही, मेरा ये हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी हो क्यों नहीं रही, ठीक है, मेरे बच्चे कब होंगे, बच्चा कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। फिर जैसे कि मेरे समझिए कि भाई मेरे पिता की हेल्थ ठीक नहीं है, तो मेरे पिता के बारे में हम क्या कर सकते हैं। अब पिता की तो कुंडली नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे भी मेरी कुंडली से कैसे कुछ पता किया जा सकता है पिताजी के बारे में या उनकी हेल्थ के बारे में। फिर जैसे कि मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। फिर मेरा बिजनेस जो है बहुत ठंडा चल रहा है, जब से मैंने ये पर्टिकुलर चीज ऐड की है मेरे बिजनेस में, ठीक है, या मैंने ये नई ब्रांच शुरू जब से की है तब से बिजनेस लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मैंने जब से ये पार्टनर मेरा ज्वाइन हुआ है तब से प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे घर में। तो बिजनेस की वजह से घर में इशू आ रहे हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे जब तक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जितने भी है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड, चाहे बिजनेस, चाहे फॉरेन सेटलमेंट, मैं फॉरेन में सेटल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, इस देश में हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। मैं ट्रैवल करूँ तो मैं कहाँ ट्रैवल करूँ, कब ट्रैवल करूँ, कैसे ट्रैवल करूँ, ठीक है। फिर फॉरेन सेटलमेंट हो गया। वास्तु भी थोड़ा बहुत भृगुनंदी नाड़ी से, बर्थ चार्ट से ही पता चल सकता है, ठीक है। घर के वास्तु के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जा सकता है। फिर और क्या डोमेन हो सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप्स हो गया, है ना, शादी वगैरह हो गया, बच्चों के बारे में हो गया, एजुकेशन के बारे में, करियर, ठीक है, हेल्थ, जॉब, अब्रॉड सेटलमेंट, ठीक है। ये सारे फील्ड के बाद, ये सारे जो बोलते हैं ना कि डोमेन, या सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम भृगुनंदी नाड़ी से एक बर्थ चार्ट से ही हम बता सकते हैं, ठीक है, किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भृगुनंदी नाड़ी, ठीक है। और अच्छा, एक एग्जांपल अगर कोई हम आज के सेशन को क्लोज करने से पहले अगर कोई एक बर्थ चार्ट शेयर करना चाहे या दिखाना चाहे किसी के पास अगर हो हैंडी, तो हम उसको कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, या कोई मैं एक छोटी बहुत छोटी मोटी टेक्निक बता दूंगा। सर अच्छा यहाँ चलिए तो ठीक है किसी मैं। की डिटेल आई है, अच्छा। उनके पास चार्ट नहीं है। अच्छा। पर क्या उनके बारे में मैं उनकी डिटेल शेयर कर सकता हूँ आपको? डिटेल्स आप शेयर करेंगे फिर मैं सॉफ्टवेयर पूछता में हूँ, अगर डालना और चार्ट उनके पास हो तो मैं शेयर करवाता हूँ। या तो बाकी ठीक है। अगर किसी के पास अपना ठीक है। चार्ट है तो वो भी अपना चार्ट यहाँ पे शेयर करिए प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे मेरे पास ना एक मैं एक एग्जांपल खुद ही दे देता हूँ। जी सर। अ, मुझे एक टेक्निक याद आई है। मैं वो छोटी सी टेक्निक, बहुत एक छोटी टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है।
उससे आप खुद भी छोटी मोटी चीजें देख सकते हो अपने चार्ट में या किसी और के चार्ट में। ठीक है। अ, ये समझिए किसी का बर्थ चार्ट है। ठीक है। अ, तो एक एक प्लेनेट यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तीन चार छ सात। ठीक है। सपोज ये हो गए 7 प्लैनेट्स। ठीक है। और जो राहु केतु जो है छाया ग्रह है ना, मैंने कहा था ये एक्चुअल प्लैनेट्स तो है नहीं। हमने देखा ना कि ये तो सिर्फ ऑर्बिट का इंटरसेक्शन का नोड है, यह एक पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है एक तरह से। ठीक है। इसको हम राहु केतु बोलते हैं। ठीक है। तो वो दो पॉइंट्स जो है ना उसको हम ग्रह बोलते हैं, पर वो छाया ग्रह है ना, क्योंकि फिजिकली तो वो कोई ग्रह नहीं है। तो छाया ग्रह का ऐसा है कि समझिए कि ये राहु और ये केतु है। ठीक है। इन दोनों में से एक राहु एक केतु। तो अब अगर किसी की पत्री में ऐसा है कि भाई राहु केतु यहाँ है, एक ग्रह यहाँ पे है, उसके राहु केतु के एक्सिस के एक तरफ, किसी भी एक तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है, चाहे दाएं बाएं, लेकिन कोई भी एक तरफ, ये राहु केतु का एक एक तरह से एक्सिस बन गया ना। और एक प्लेनेट यहाँ पे है ये साइड। ठीक है। तो अगर आप किसी की पत्री में देखें कि कोई एक प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस के दूसरे तरफ है, ठीक है, खाली है, ठीक है, तो क्या है कि आगे पूरा उसको ये एक दो तीन चार प्लैनेट, चार हाउसेस खाली मिल रहे हैं। ठीक है। और पीछे पीछे राहु या केतु है। ठीक है। और आगे इतने घर के बाद भी कौन सा प्लैनेट है? केतु है। ठीक है। तो ये क्या है, और बाकी सारे प्लैनेट पीछे चले गए राहु केतु के उस तरफ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लैनेट को ना सपोर्ट नहीं है। ठीक है। ये प्लैनेट अब कौन सा प्लैनेट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमले की अ, अगर हमले की सैटर्न है। ठीक है। तो सैटर्न ना कर्मों का भी एक प्लैनेट है। ठीक है। सैटर्न से हम कर्म देखते हैं इंसान का। ठीक है। भृगु नंदी नाड़ी में अगर हम बोले, तो सैटर्न अगर समझिए कि यहाँ पे है, तो वो ना सैटर्न थोड़ा अकेला पड़ रहा है। ठीक है। हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को अगर आप पूछोगे, अगर आपकी खुद की भी कुंडली में ऐसा कुछ हुआ कि राहु केतु एक्सिस के एक साइड पे सैटर्न है अकेला, और बाकी सारे प्लैनेट्स दूसरे साइड है, तो आप देखेंगे कि आपको सैटर्न, आपका सैटर्न को अ, कहेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई सब हो गया, पहले तक करियर सब अच्छा था, लेकिन करियर पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद ना उसको लगेगा कि यार आगे तो मतलब मैं फंस गया हूँ कहीं ना कहीं, या आगे तो मुझे समझ ही नहीं रहा आ रहा क्या करना है। ठीक है। या आगे कोई सपोर्ट नहीं है फ्यूचर में। अब तक था, पास्ट में था, एजुकेशन, अपस्किलिंग, करियर स्टार्टिंग, ये सारा भी एक हद तक शायद सही था, लेकिन आगे जैसे कहते हैं ना कि भाई घर से खा पी के तो निकले, लेकिन रास्ते में कोई गाइड करने वाला नहीं है, गूगल मैप्स नहीं है, कुछ नहीं है। इंसान को अपने आप ही जैसे तैसे गुजारा करना है या आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है। तो उसके करियर का थोड़ा ऐसा हाल होगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। किसी के भी चार्ट में ऐसा कुछ है पर्सनली, या आपने किसी और का चार्ट देखा हो जिसके ऐसे कुछ है कि भाई सैटर्न नहीं तो मून है, या सन है, या जुपिटर है अकेला, है ना, राहु केतु के एक तरफ, वीनस है, कोई भी प्लैनेट किसी ने ऐसा नोटिस किया है कभी? तो आप बताइए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये एक टेक्निक है राहु केतु के बारे में, जिसको आप यूज करके बहुत कुछ बता सकते हैं किसी की लाइफ में। अगर आपके पास कोई आता है, ठीक है, आप अगर सीख कर बैठे हैं और आप अगर प्रैक्टिस करने लगे जब ज्योतिष, या अभी ऑलरेडी कर रहे हो, और आप अगर देखेंगे कि उसकी कुंडली में ऐसा है कि सपोज कि भाई वो काम का कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है, तो भाई आप देखेंगे सैटर्न अगर यहाँ है, तो भाई सीधी बात है वो इसी वजह से इसका है ना, प्रॉब्लम। या अगर आप बोलेंगे कि वो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, ठीक है, तो भाई आप ये भी देख सकते हो कि भाई यहाँ कौन सा प्लैनेट है, तो शायद मोर लाइकली, मोस्ट लाइकली उसकी परेशानी वो प्लैनेट के बारे में हो सकती है। ठीक है। या वो चाहे बताए नहीं, क्योंकि भाई उसको तो शायद आदत ही पड़ गई हो उस चीज की। ठीक है। कि भाई उसने जी लिया हो वैसे जीना। ठीक है। दूसरी चीज, सैटर्न इज ऑल्सो एल्डर ब्रदर। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का बड़ा भाई सैटर्न है, या ताऊ जी सैटर्न है।
या तो किसी भी व्यक्ति के जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वो सैटर्न है, या जो नौकर होते हैं वो भी सैटर्न है। ठीक है, तो शनि, आप देखिए नौकर भी होता है ना, या तो किसी के अंडर के एम्प्लॉइज, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स, ये भी सैटर्न है। तो सैटर्न का ये महत्व है कि भाई सैटर्न किसी नौकर को, किसी हेल्पर को, या किसी अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट को भी इतना महत्व बताता है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, और उसका उनका इतना ही महत्व है। और तुम अगर उनका रिस्पेक्ट नहीं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम अगर उनका आदर नहीं कर रहे हैं, तुम अगर उनको नहीं ट्रीट सही से कर रहे हैं, तो तुम्हारा कर्म भी फिर सही नहीं जा रहा, या कर्म पे तुम्हारे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तुम्हारे बुजुर्ग, बुजुर्ग भी यही है, कर्म बुजुर्ग नौकर। ठीक है, तो तुम बुजुर्गों पे इफेक्ट, तुम्हारे बड़े भाई पे इफेक्ट, तुम्हारे ताऊ जी पे इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब ये तो एक ग्रह की बात है, ऐसे सारे घर की चीजें जुड़ी होती है, ऐसे सारे ग्रहों की चीजें जुड़ी होती है। तो इन चीजों पे कैसे हम देखते हैं, किसी कोई भी व्यक्ति जब आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो हमें बस ये देखना है कि भाई वो कौन से ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। एग्जाम्पल यहाँ सैटर्न का हम ले रहे हैं, तो सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि भाई उस व्यक्ति का, इस कुंडली वाले व्यक्ति का, के बड़े भाई का भी हाल थोड़ा ऐसा होगा। ठीक है, कि उसको लगेगा कि भाई वो अकेला पड़ गया है, या उसको आगे कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं है। वो एक तरह से कहते हैं ना कि भाई आगे उसको अपना रास्ता खुद ही बनाना है। उसने खुद, बड़ा भाई है शायद, बहुत बड़ी एज होगी तो उसने ऑलरेडी लाइफ अपनी जी ली है ना। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, कुछ हो गए अगर उसकी एज, तो भाई आप पूछोगे अगर उसको, तो उसकी लाइफ ऐसी होगी। वो बोलेगा कि भाई मैं अब तक, या तो आपको भी पता ही होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ आज तक कैसे, करियर लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ आज तक कैसे गुजारी है, तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक टेक्निक में कोई डाउट किसी को? सर बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने, थैंक यू सर। जिसे हमारे प्राचीन या पारंपरिक ज्योतिष जो है, तो उसमें हम लोग कहते हैं उसको अर्ध काल सर्प योग। और अच्छा। बीएनएल जी में वहां पे उसको काल सर्प की परिभाषा में हम लोग नहीं लेते हैं, है जी ना। जी। फर्क कोई नहीं है, दोनों चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। आपने बताया, बिल्कुल सही तरीके से बताया कि जैसे कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाली रहती है, तो रोड के दोनों साइड जो है, तो पुलिस डंडे लेकर खड़ी हो जाती है, भीड़ को कहीं आने जाने नहीं देती है वो। उसी तरीके से राहु महाराज और केतु महाराज दोनों भी आकर खड़े हो जाते हैं, और बीच में से किसी को आने जाने नहीं देते हैं। तो सर अब मैं चाहूंगा कि इसके बैच आप कब शुरू कर रहे हो, और क्लास कब सिखाने की शुरुआत कर रहे हो, उस बारे में भी थोड़ा बताएं। और अगर आखिर के 2 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि सर की नेक्स्ट जो वेबिनार है वो अभी तुरंत शुरू होने वाला है। जी। तो यही है, अब ये भृगुनंदी नाड़ी का एक तरह से बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन मैंने कोशिश की कि थोड़ी बहुत चीजें सिखा दूं, है ना। मैंने थोड़े बहुत ग्रह के बारे में कुछ बता दिया, मैंने थोड़ा घरों के बारे में, घरों के कारक तत्वों के बारे में बताया। मैंने थोड़ा एक छोटी सी टेक्निक भी बताई राहु केतु को यूज करके प्रेडिक्शन करने की, है ना। और बाकी तो इसके पीछे का थोड़ा बहुत साइंस बता दिया मैंने, है ना। तो बर्थ चार्ट का हमने फंडामेंटल समझ लिया, ठीक है। तो एक क्लास तो ये हो गई बीएनएन की, ठीक है। बर्थ चार्ट तक हम आ गए हैं। अब बर्थ चार्ट को लेके आगे हम क्या करेंगे, ये हम पूरा का पूरा एक भृगुनंदी नाड़ी का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा 4 लेवल का, ठीक है। पहले लेवल में बस एक, जो एकदम बिगिनर्स है ना एस्ट्रोलॉजी में, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, उन्होंने सिर्फ सुना है ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में और ये चीजों के बारे में, जिन्होंने आज तक कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए पहला ये वर्कशॉप है, इंट्रोडक्शन टू बीएनएन का। ठीक है, इनमें उनको बेसिक्स सारा ये, और भी डीप में बर्थ चार्ट के बारे में, ग्रहों के बारे में और घरों के बारे में समझाया जाएगा पूरा डिटेल में, सारे के सारे कारक तत्वों के बारे में और बाकी चीजें, और फंडामेंटल्स क्या है ज्योतिष के, ठीक है, ये चीजें। फिर दूसरा जो लेवल है,
वो लेवल में सारे ग्रहों के डिटेल में जाएंगे हम, ग्रहों को एकदम से मास्टर कर देंगे हम, कि भाई ग्रह यूज करके हम एक व्यक्ति के बारे में कम से कम 15-20 प्रिडिक्शन कर लेंगे। कम से कम 1 सेकंड, 1 सेकंड तो नहीं, पर जैसे ही हम उनकी कुंडली देखेंगे ना, तो 1 मिनट के अंदर हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में 10-15 प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ये हो गया सेकंड लेवल, जिसमें ग्रह को सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा जो लेवल है, हम उसमें जाएंगे एप्लीकेशंस में, कि अब ये भृगुनंदी नाड़ी को हम एजुकेशन, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, स्टडी, क्या बोलते हैं, स्टडी अब्रॉड चाहे सेटलिंग अब्रॉड, ठीक है, वास्तु, ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग डोमेन में भृगुनंदी नाड़ी के एप्लीकेशंस देखेंगे, कि भाई ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो इस स्पेसिफिक आंसर का, क्वेश्चन का आंसर कैसे दे, ठीक है। तो वो हम प्रेडिक्शन या प्रॉब्लम सॉल्विंग में और रेमिडिएशन में जाएंगे थर्ड लेवल में, ठीक है। चौथे लेवल में हम जाएंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में। चौथे लेवल में हम जाएंगे कि भाई एक व्यक्ति की कुंडली देख के नेक्स्ट मंथ में उसके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर उसके साथ क्या होने वाला है, ये बता दे। ये प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एडवांस्ड उसमें कैलकुलेशन की टेक्निक आ सकती है, बट वो कैलकुलेशन नहीं है, वो बस कह सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमें सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें देखनी है। आजकल तो सॉफ्टवेयर में है, तो हमें मैथमेटिक्स तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें बस सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत आगे पीछे देख के, थोड़ा बहुत एनालाइज करके, थोड़े बहुत सवाल पूछ के सामने वाले इंसान से, व्यक्ति से, या हमारे क्लाइंट से हम एक कंक्लूजन पर आएंगे, और फिर हम उनको टाइमिंग दे देंगे कि भाई तुम्हारी शादी इस महीने में हो जाएगी, या तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा कंसेप्शन इस महीने में हो जाएगा, इस साल के इस महीने में, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो चीजें बता सकते हैं। हम ट्रैवल के बारे में बता सकते हैं, भाई कौन सा दिन अच्छा है देखना ट्रैवल के लिए, ट्रैवल में क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या नहीं होगा, ये चीजें, ये हो गई एकदम एडवांस चीजें, वो फोर्थ लेवल में आएगी, ठीक है। तो हो गया टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। तो इस तरह से हमने 4 लेवल में इनको बांटा है, क्योंकि एक कोर्स में भी हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर चारों लेवल एक साथ अगर करना चाहे, तो चारों लेवल एक के बाद एक हम खत्म करेंगे इसको, कोर्स को। लेकिन किसको अगर एक लेवल के बाद ड्रॉप करना है, तो हर एक लेवल के सर्टिफिकेशन अलग है। इंट्रो टू वीएनएन, नवग्रह मास्टरी, ये सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस है। इस इंडिविजुअल 4 सर्टिफिकेशन भी मिलेंगे, और एक साथ भी पूरा फुल बीएनएन का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो उस तरह से हम इसको करना चाहते हैं आगे। इसकी टाइमिंग क्या है, डेट्स क्या है वर्कशॉप्स के, इसकी फीस वगैरह की जानकारी जो है, वो दीपक सर और राखी मैम आप सब तक पहुंचा देंगे। इसका एक ब्रोशर होगा, ब्रोशर रेडी है ऑलमोस्ट, वो आप सब तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप हमेशा मुझे, दीपक सर, राखी मैम को रीच आउट कर सकते हैं। एंड एंड आई होप आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो। अगर आप ऑलरेडी पहले से ज्योतिष जानते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको लगा हो कि कोई कोई नई चीज समझ में आई, या कोई नई चीज, नया पर्सपेक्टिव मिल गया इस चीज को समझने का, या नया तरीका मिल गया इस चीज को समझने का, तो आई थिंक दिस इज अ सक्सेस फॉर मी। तो प्लीज लेट मी नो, आप फीडबैक अपना प्लीज दीजिएगा। एंड इसी तरह एस्ट्रो स्टूडियो से जुड़े रहे। एंड थैंक यू सो मच। शौनक सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत थैंक यू सर। आसान तरीके से, बिल्कुल हम जैसे जो एक पारंपरिक तरीके के ज्योतिष में काम करते थे, उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया आपने। मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट के लिए अपने सभी के वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा। मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। अच्छा सर, और एक एक चीज बहुत बता दूं। फैंटास्टिक बात मुझे शेयर करना है। सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। वीडियो याद करने से याद आया कि वीडियो ऑन करना मीटिंग्स में, या जूम कॉल में, या किसी क्लास में, है ना, या किसी मीटिंग में, उसका मतलब है कि भाई तुम अपना शुक्र अच्छा कर रहे हो। शुक्र या वीनस जो है ना, वो अपना या शुक्र अच्छा कर नहीं रहे हो, अच्छा है, तभी तुम्हारा कैमरा चालू है। तो या तुम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। शुक्र क्या है? शुक्र ये दिखाता है कि भाई, प्रेजेंटेशन दिखाता है, ठीक है, लुक्स दिखाता है, ठीक है। तो वो आप प्रेजेंटेबल होगे, आप अपने आप को दिखा पा रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है, और आप उसको और अच्छा कर रहे हो। और शुक्र वेल्थ, फाइनेंस, ये सारी चीजों को भी दिखाता है।
तो शुक्र अच्छा करिए, प्रेजेंट करिए अपने आप को, अपना कैमरा ऑन रखिए हमेशा, है ना? मैं नॉर्मली हमेशा सर अपना कैमरा ऑन ही रखता हूँ। पर आज जी के लिए सर। बिल्कुल आप सभी से माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा रेंज की दिक्कत आ रही थी, जी जिसके कारण कभी मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा था, कभी मैं अपने दर्शन के अलावा आप लोगों को दे नहीं पा रहा था, कभी आपके दर्शन ले नहीं पा रहा था मैं। तो सभी जी लोग 1 मिनट के लिए वीडियोस अपने ऑन कर लीजिए प्लीज। तो देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो सभी लोग ऑन कर लीजिए एक बार। मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं मैं, कि जब भी हम लोग बीएनएन सीखते हैं, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष मतलब क्या है, हमारे जो साउथ के जो दोनों महान ऋषि थे, भृगु जी और नंदी जी, इनके सहयोग से जो एक डेवलप हुई हुई टेक्निक है, ये अगर सीखना है तो बिल्कुल आप मेरी तरह बाल मत निकालिए, बस आपकी वॉल को आप बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। भूल गया ये सारी चीजें आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग, अब मान लीजिए मैं इतनी देर में मेरी बोतल खत्म हो गई है, पर मुझे इसमें नया पानी भरना है, तो बोतल को मुझे खाली करना पड़ेगा, तभी तो मैं कुछ नया ले पाऊंगा। तो उसी तरीके से मेरा आप सभी लोगों से एक नम्र निवेदन है, किसी भी साइंस को एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच ना करें। बीएनएन की टेक्निक अपने आप में बहुत सराहनीय टेक्निक है। सर ने हमारे कई स्टूडेंट्स के लिए और हमारे कई क्लाइंट के लिए, जिनके पास उनकी प्रॉपर के सामने कह सकता हूँ, और जो टेक्निक सर ने बताई थी उनके लिए बहुत कारागर ठहरी है। तो आप लोगों में से जो लोग भी कोर्स को करना चाहते हैं, कहने से ज्यादा हूँ मैं, एडमिशन आप लोग कब ले रहे हो, तो उसके लिए आप लोग अपने डिटेल्स भेज दीजिए। आपको शीघ्र ही उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप लोग बेसिक का कोर्स करें। बेसिक आपको जैसे सब अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस आई कैन डू इट, है ना। अमेजोन की वो ऐड आती है नापतोल, मैंने कर दिखाया, बीएनएन शौनक सर से सीख के अब मैं प्रिडिक्शन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसे जब आपको लगेगा, तब आप धीरे धीरे अगले स्टेप पर भी पहुंच सकते हैं आप। तो आप सभी का आज के बीएनएन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। शौनक सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगले वेबिनार के लिए, हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, अगले वेबिनार के लिए मैं फिर से आपको अभी से बुक करके रख रहा हूँ। आपकी बस डेट बता दीजिए मुझे, आप कब फ्री हो, तो और भी हम लोग अगला वेबिनार लेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।